बीमारी का नाम है दोस्तों रेबीज। बीमारी का नाम है रेबीज। देखो मैं रैशनल में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं, तुम क्यों बार बार थंबनेल की स्लाइडें मांगने पे तले हो। देख लो मैं हर एक टॉपिक को, देखो रूबेला को लपेट दिया, कल मैंने मीजल्स को अच्छे से पढ़ा दिया, आज ये पढ़ा रहा हूं, बाकी एक दिन आपको चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स पढ़ा दिया। पढ़ाने में मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ 360 में टिके रह जाओ, एंट्रेंस देके वापस आके बता देना एंट्रेंस कैसा रहा। रेबीज नाम की बीमारी का दूसरे का नाम होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब फियरनेस अबाउट द वाटर या इरेशनल फियर। रेबीज नाम की बीमारी एक वायरस से होती है प्यारे दोस्तों। इस वायरस का नाम रेबडो वायरस भी है। इस वायरस को आप रेबडो वायरस भी कह सकते हो। ध्यान रखिएगा, जिसका साइंटिफिक नेम है लाइसा वायरस। जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? लाइसा वायरस बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इस रेबीज के वायरस की जो केस फेडिलिटी रेट है वो 100% है। यानी अगर किसी को रेबीज हो गया तो 100% मृत्यु के चांस है। सर रेबीज नाम की बीमारी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट के अंदर एग्जांपल के लिए बात करूं तो क्या क्या डायरेक्ट देखने को मिल सकता है? तो ध्यान रखिएगा, पहला नाम लिख सकते हो कॉन्टैक्ट विथ नॉन इंटैक्ट स्किन। कॉन्टैक्ट विथ नॉन इंटैक्ट स्किन, नॉन इंटैक्ट स्किन। अरे आपके क्या हो रहा है? कोई भी सीक्रेशंस कांटेक्ट विद नॉन इंटैक्ट स्किन, जैसे कि गाय भैंस बकरी कुत्ते की कोई लार है या कोई ऐसा सीक्रेशन है, वो मेरी नॉन इंटैक्ट स्किन यानी मेरे शरीर में जहां चमड़ी नहीं है उसके कांटेक्ट में आ गया। क्लियर है? दूसरे नंबर पे क्या बोल सकते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी देखने को मिल सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब आपने किसी पागल इंसान जिसको रेबीज हो रखा है उसका कोर्निया ट्रांसप्लांट किया या कोई भी ऑर्गन किया तो आपको रेबीज जा सकता है। आपको क्या हो सकता है? रेबीज। इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है? तो प्यारे दोस्तों अगर इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग। अरे इसके अलावा क्या बोल सकते हो? डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग का मतलब हो गया बाइट। अरे क्या बोल सकते हो? बाइट हो रहा है या स्क्रैच कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई कुत्ते ने बाइट कर दिया, और अगर आपसे बोले कि मोस्ट कॉमन क्या है तो डॉग बाइट, 95% चांसेज है। चलो हर्षित परेशान मत हो, तेरा इतना कमेंट कर रहा है मतलब झूठी बात है कि तेरा एमएससी में नहीं होगा। क्लियर है? पढ़ बेटा, दूसरों की तरह तू भी दूसरी कोई तैयारी कर, क्योंकि लगभग 40 कमेंट करने से एमएससी में सिलेक्शन थोड़ी होता है, सिलेक्शन पढ़ने से होता है। रिवीज पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ना, इसको पढ़ेगा तो होगा। तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीजें है। सर इन सारे जानवरों से देखने को मिल सकता है। अगर इसमें थ्योरेटिकल बोलूं तो मेन टू मेन भी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल मेन टू मेन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूं कि रेबीज के मरीज में कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। रेबीज नाम की बीमारी किसकी देखने को मिलती है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। वहीं पे आप बात करोगे सर इंक्यूबेशन पीरियड किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड अपॉन द बाइट ऑफ ए साइट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कुत्ते ने, गाय ने, भैंस ने, बकरी ने कितना दूर काटा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अगर वहीं पे गर्दन कोई नोच लिया तो डायरेक्ट है, वहीं पे पैर की अंगुली को काटा तो दूर है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा इंक्यूबेशन पीरियड किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन, अरे डिपेंड्स अपॉन साइटोबाइट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अरे साइटोबाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है इंक्यूबेशन पीरियड। हाँ ऑन एंड एवरेज 1 से लेके 3 महीने तक आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, 1 से लेके 3 महीने तक वाला मामला देखने को मिल सकता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि सर इस मरीज में साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं, तो अगर मैं रेबीज की बात करूं तो याद रखिएगा ये या कंडीशन क्या देखने को मिलती है? फ्यूरियस और पैरालाइटिक 2 प्रकार से साइन एंड सिम्टम आते हैं। अरे क्या देखने को मिलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? बहुत बढ़िया। अगर बात करते हैं साइन एंड सिम्टम, इसमें 2 बार आते हैं, एक तो फ्यूरियस और एक होता है पैरालाइटिक। अगर मैं इस वायरस के टाइप को बताऊं तो ये भी 2 प्रकार का होता है प्यारे दोस्तों। एक होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रीट और एक होता है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड या मिक्स्ड। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए वैक्सीन बनाने में कौन सा वायरस काम में लेते हैं तो फिक्स और मिक्स। रेबीज वायरस 2 प्रकार का होता है जो फिक्स और मिक्स होता है। रेबीज वायरस 2 प्रकार का होता है जो फिक्स और मिक्स होता है, वो वैक्सीन बनाने में काम में लेते हैं। एमपीसीएचओ ने सवाल पूछ रखा है। वहीं पे अगर आपसे पूछे ये जो स्ट्रीट वाला वायरस है यही क्या कोज करता है? रेबीज कोज करता है।
स्ट्रीट, स्ट्रीट वाला क्या काम करता है? तो सर स्ट्रीट वाला ही होता है जो हमारे किस चीज को डेवलप करता है? तो रेबीज को डेवलप करता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं फिक्स और मिक्स टाइप का जो होता है वो वैक्सीन बनाने में मदद करता है। सिम्टम प्यारे दोस्तों दो प्रकार के आते हैं, फ्यूरियस और पैरालाइटिक। मोस्ट कॉमन फ्यूरियस होता है, यानी मैं यहां बोल सकता हूं तड़प तड़प के मरना, तड़प तड़प के मरना, और यहां डायरेक्ट मरना। तड़प तड़प के यूं दिल से आहा निकल रही है, कैसा गुनाह किया कि लुट गए। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मेरी बात को ढंग से सुनिएगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपकी चीज को बता रहा हूं। फ्यूरियस रेबीज 75%, पैरालिटिक रेबीज आपके 25% चांसेज होते हैं। अगर मैं यहाँ कंडीशन में, ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ कंडीशन में बताऊं कि सर इनके लक्षण क्या आएंगे, तो एक तो अर्ली सिम्टम तुम याद कर लो, जहां पर बाइट किया है वहां पर टिंगलिंग, बर्निंग, प्रिकिंग सेंसेशन का पाया जाना। अरे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर बाइट किया है, ध्यान रखिएगा, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। सबसे पहला अगर आपसे पूछे कि बताओ अर्ली साइन एंड सिम्टम क्या है, तो साइट ऑफ द बाइट, जहां पे काटा है, साइट ऑफ द बाइट की जगह पे आपको क्या देखने को मिलता है? सर बर्निंग सेंसेशन मिलेगा। वहां पर क्या मिलेगा? टिंगलिंग मिलेगा। वहां पर क्या मिलेगा? टिंगलिंग मिलेगा। वहां पर क्या मिलेगा? प्रीकिंग मिलेगा। तो बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग, प्रिकिंग के सेंसेशन एट द साइट ऑफ बाइट, इट इज ए अर्ली साइन ऑफ रेबीज। रेबीज के लिए शुरुआत में क्या मिलेगा? जहां पर कुत्ते ने काटा वहां टिंगलिंग, बर्निंग, प्रिकिंग सेंसेशन आए तो समझ लेना मामला गंभीर है। ठीक है। दूसरे नंबर पे सर यहां तड़प तड़पने का मतलब सेम टू सेम जो पागल कुत्ते में लक्षण है वो सारे मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कुत्ते में लक्षण है वो सारे मिल रहे हैं। यानी मैं बोल सकता हूं कि लक्षण में क्या होगा? व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एक्टिव देखने को मिलेगा। मरीज में हाइपर सलाइवेशन हो जाएगा, हाइपर सलाइवेशन हो जाता है। मरीज मोर एनर्जेटिक हो जाता है, वो लगातार भागता रहता है, मोर एनर्जेटिक, मोर एनर्जेटिक देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलता है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, लार टपक रही है, ओपन वाइड माउथ है, ओपन, ध्यान रखिएगा, ओपन वाइड माउथ है, वाइड माउथ देखने को मिलता है। अरे उसको प्यारे दोस्तों हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको एरोफोबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको एरोफोबिया हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा उसमें हो जाता है प्रायरपिज्म, प्रायरपिज्म का मतलब परमानेंट इरेक्शन ऑफ पेनिस। और ध्यान रखिएगा, अगर इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी को रेबीज होगा तो सबसे पहले उस जगह पे उसको टिंगलिंग, प्रिकिंग, नम सेंसेशन आएगा। दूसरे नंबर पे फिर लगातार उसमें वो मरीज जो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, पागल कुत्ते की तरह बहुत एनर्जेटिक, हाइपर सलाइवेशन, लार टपक रही है, हाँ टंग बार की तरह प्रोट्यूज हो रही है, टंग प्रोट्यूज हो जाएगी, मोर एनर्जेटिक, भयंकर एनर्जी, थक ही नहीं रहा है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों लार टपक रही है। नेक्स्ट वाइड ओपन माउथ, कुत्ते की तरह मुंह खोल के भाग रहा है, टिंगलिंग का मतलब कुछ कुछ चल रहा है जैसे चलेगा, ओपन वाइड माउथ हो गया। हाइड्रोफोबिया, इसको पानी से डर लगता है और पानी से डर का रैशनल है ड्यू टू सीवियर लेरिंगोस्पाज्म, इसमें सीवियर लेरिंग्स में स्पाज्म आ रहा है, इसके लिए ये पानी से डरता है। एरोफोबिया, हवा से डरता है। प्रायरपिज्म, परमानेंट इरेक्शन ऑफ पेनिस, permanent erection of penis is a disorder of not renal system, it is a disorder of neural system। ध्यान रखिएगा, परमानेंट पेनिस का इरेक्शन हो जाना प्रायरपिज्म कहलाता है। जो डिसऑर्डर किसका है? तो ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, नर्वस सिस्टम की गड़बड़ है। किसकी गड़बड़ है? नर्वस सिस्टम की गड़बड़ देखने को मिलती है। ये सारे के सारे लक्षण इसमें, इसके अलावा इसमें सीजर आएगी, हाँ ताने आने लग जाएगी, अरे ये सीजर देखने को मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगी। और लास्ट में इसका ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। लास्ट में इसमें क्या हो जाएगा सर? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, डायफ्राम है, और जिससे इसकी क्या हो जाएगी? मौत। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर आप में ये लक्षण आ गए तो ये दिन आना 100% निश्चित है, यानी 100% मौत हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वेन अवर पेशेंट सिम्टम आर प्रेजेंट ऑफ द रेबीज देन 100% चांसेज ऑफ डेथ बिकॉज केस फर्टिलिटी रेट आर 100%। समझ में आई मेरी बात? तो यहां तो इतना तड़प तड़प के तुम मरे हो, और वहीं पे मैं पैरालाइटिक में बोलूं तो यहां मैं सीधा बोल सकता हूं पैरालिसिस ऑफ वाइटल ऑर्गन, पेशेंट गोज राम नाम सत्य है। समझ में आ गया? यहां मरीज को रेस्पिरेटरी और कार्डियक पैरालिसिस हो जाएगा। जब फेफड़े में कोई पिचक पिचक वाला मामला नहीं होता है तो मामला गंभीर है। क्लियर है? हाँ, फेनिलफेरेनाइन नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली जानकारी हो गई। इसके बाद प्यारे दोस्तों इनमें क्लासिकल साइन आता है जिसको अपन कहते हैं नेग्री बॉडी।
जिसको क्या बोला जाता है, नेग्री बॉडीज। और नेग्री बॉडी क्या है, तो सर डॉक्टर एडिची नेग्री ने नेग्री बॉडी के बारे में बताया कि जिन व्यक्ति को रेबीज होता है, जिन व्यक्ति को रेबीज होता है प्यारे दोस्तों, उनके नर्वस सिस्टम में पाया गया जो न्यूरोप्लाज्म है, जो प्यारे दोस्तों जो न्यूरोप्लाज्म होता है, उस न्यूरोप्लाज्म में आपको देखने को मिलता है ग्रेनुलस। क्या देखने को मिलता है, ग्रेनुलस देखने को मिलता है। और ग्रेनुलस किसके, इओसिनोफिल के और बेसोफिल के। ध्यान रखिएगा, अगर तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया गया जो न्यूरोप्लाज्म होता है, अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया गया जो न्यूरोप्लाज्म होता है, उस न्यूरोप्लाज्म के अंदर इओसिनोफिल और बेसोफिल नाम की डब्ल्यूबीसी के ग्रेनुलस बन जाते हैं, उसी को नेग्री बॉडी कहते हैं। और नेग्री बॉडी जे क्लासिकल फीचर्स ऑफ रेबीज। नेग्री बॉडी किसका क्लासिकल फीचर्स देखने को मिलता है, तो आप लोगों को जवाब आना चाहिए कि सर नेग्री बॉडी क्लासिकल फीचर्स है रेबीज का। क्लियर है, कहां देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, किसका देखने को मिलता है, रेबीज का। इसके अलावा अब बात करते हैं नेक्स्ट, सर रेबीज का डायग्नोसिस करने का क्या तरीका है। तो जिंदा जी डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सिम्टम से करो। ये क्लासिकल जो सिम्टम है इनके आधार पे ही करो। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें सैंपल चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो जीते जी पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, हाँ रेबीज का ये जो होता है बुलेट शेप, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। वायरस होता है बेटा, बैक्टीरिया नहीं होता है। बुलेट शेप देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। बुलेट गोली, क्लियर है, बुलेट चलाने वाली रॉयल इनफील्ड नहीं। ध्यान रखिएगा, क्लासिकल साइंस से करते हैं, बाकी मोर्चरी में किया जाएगा जिसमें अपन नेग्री बॉडी ढूंढेंगे। मरने के बाद मोर्चरी में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, पोस्टमार्टम में, बाकी क्लासिकल। अब इसके बाद में आती है प्यारे दोस्तों कि इस मरीज के ट्रीटमेंट के लिए क्या करें। जब किसी भी व्यक्ति को डॉग बाइट हो जाता है तो ट्रीटमेंट में क्या करना है, तो सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों उस कुत्ते को 10 दिन ऑब्जर्व करना है। अरे कुत्ते को कितने दिन ऑब्जर्व करना है, तो 10 डेज ऑब्जर्वेशन करना है। 10 डेज ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, रेबीज ठीक हो जाएगा? नहीं। अगर कुत्ता बच गया तो तुम भी बच जाओगे, कुत्ता मर गया तो तुम भी मर जाओगे, क्योंकि कुत्ते की सीवियरिटी आप लोगों की सीवियरिटी को डिफाइन करेगी। अरे ये 1690 बच्चे कमेंट बॉक्स में आंकड़ा अटक कैसे गया, कर दो बेड़ा पार, कर दो बाउंड्री पार, दुनिया को बता दो कि अरे पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तुम ही तो हो मेरा जोश जुनून पागलपन, तुम्हारे दम पे ही तो सिद्धार्थ सबको चैलेंज करता है कि जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो 360 डिग्री में आएगा वो अपना सिलेक्शन लेकर के दिखाएगा। अरे हर एग्जाम को अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बांधेंगे, कंसेप्ट लॉजिक रैशनल के दम पे बांध के दिखाएंगे। कुत्ते को 10 दिन ऑब्जर्व किया, उसके बाद में क्या करो, इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है वॉश द साइट। अरे क्या करो, वॉश द साइट विद रनिंग टेप वाटर। अरे किसके साथ करना है प्यारे दोस्तों, रनिंग टेप वाटर के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, रनिंग टेप वाटर, नल के पानी के साथ आप वॉश करो, मिनिमम 15 मिनट करना है। बाकी जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं है करते रहो, साबुन और पानी धोते रहो, धोते रहो, धोते रहो, धोते रहो, क्लियर है, लगातार धोते रहो, जिससे वायरस बाहर चला जाएगा। उसके बाद प्यारे दोस्तों आप कहां जाओगे, हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद आपको कहां जाना है, हॉस्पिटल में जाना है। और अगर मैं पूछूं कि क्या हॉस्पिटल में प्राइमरी सूचरिंग की जाती है, नहीं, शुरुआती 48 घंटे तक मत करो, बहुत ज्यादा जरूरी है तो लूज टाइंग सूचर लगाने, टाइट सूचर नहीं करना वरना वायरस अंदर रह जाएगा। डू नॉट अप्लाई ये टाइट सूचर, अगर देना है तो मार्जिनल लूज सूचर दिए जाते हैं, क्लियर है। अब हॉस्पिटल में जैसे ही जाओगे, जैसे ही जाते ही प्यारे दोस्तों एक तो आपको टीटी का इंजेक्शन लग जाएगा, एक तो यहाँ किसका इंजेक्शन लगा दो, टीटी का 0.5 ml IM, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपको किया जाता है कैटेगराइज, और कैटेगरी होती है कैटेगरी फर्स्ट, या जिसे बोल दो क्लास फर्स्ट, या जिसे बोल दो क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड। ध्यान रखिएगा, क्लास फर्स्ट में किसे रखते हैं, जब आप किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल्स के प्रोडक्ट को यूज ले लेते हो, जैसे कि गाय भैंस बकरी कुत्ते का दूध यूज ले लिया। हाँ ध्यान रखिएगा, सर कुत्ते का दूध नहीं आता है, अब नहीं आता है तो मैं क्या करूं, याद रखिएगा, यूज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल। या तो आपने इन्फेक्टेड एनिमल, जैसे कि आपने किसी गाय का 2-3 दिन दूध पिया, फिर पता चला गाय तो पागल है, तो सर मैं कौन सी कैटेगरी में हूं, फर्स्ट में। दूसरे नंबर पे होता है कॉन्टैक्ट, अरे दूसरा होता है कॉन्टैक्ट विथ स्किन, कॉन्टैक्ट विथ इंटैक्ट स्किन, कॉन्टैक्ट विथ इंटैक्ट स्किन, बनी हुई चमड़ी के साथ। जैसे कि तुम्हारा कुत्ता है, उस कुत्ते को तुम उलू कर रहे थे और उसने टंग घुमा दी तुम्हारे गाल पे और अब पता चला वो कुत्ता पागल हो गया, तो कोई बात नहीं है। बनी हुई चमड़ी के साथ में या एनिमल के प्रोडक्ट यूज लेने के कारण हमें क्या ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, तो याद रखना नो नीड, कोई इलाज लेने की आवश्यकता नहीं है।
कुछ भी इलाज नहीं देना है, साइट को वॉश कर देना, टीटी का इंजेक्शन लगाना है और मौज करो। अगर आपने उस एनिमल का प्रोडक्ट यूज लिया और अगर आपके इंटेक्ट स्किन, बनी हुई चमड़ी, देखो मेरे हाथ पे कोई घाव नहीं है, तो कुत्ते ने लार गिरा दी, मैं हाथ लार को धो लूंगा और क्या होगा। क्लियर है। दूसरी कैटेगरी में कौन आएगा, अगर क्लास सेकंड की बात करते हो तो क्लास सेकंड में कौन आता है, तो प्यारे दोस्तों स्क्रैचिंग। अरे क्या देखने को मिलता है, स्क्रैचिंग देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, स्क्रैचिंग का मतलब कुत्ते ने खरोच दिया, या जिसे क्या बोल सकते हो, कॉन्टैक्ट। अरे कॉन्टैक्ट विथ नॉन इंटैक्ट स्किन, नॉन इंटैक्ट स्किन, या फिर आपके हाथ पे कोई छोटा मोटा घाव था, जैसे कि सब्जी बना रहे थे, चाकू का घाव लग गया और कुत्ते ने वहीं पे लार गिरा दी और पता चला कुत्ता पागल हो गया, तो कैटेगरी क्या जाएगी, कैटेगरी सेकंड जाती है। या स्क्रैचिंग, सर कुत्ते ने जैसे ही झपट्टा मारा, मैं निकल गया, बस उसने खरोंच लिया, उसने मुझे खरोंच लिया, तो तुम्हें इलाज में एआरवी लेना है मेरे दोस्त, तो तुम्हें इलाज में एआरवी लेना है। कब कब देते हैं, 0, 3, 7, 14, 28। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कितना दिया जाता है, तो 0.5 ml लगता है, और कैसे लगता है, IM लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, 5 डोज लगाने, लेकिन चेन नहीं तोड़नी। अरे अगर आप क्लास सेकंड में गए, अगर कुत्ते ने आपको खरोंच लिया, अगर कुत्ते ने आपको खरोंच लिया प्यारे दोस्तों, या फिर क्या देखने को मिल रहा है, आप नॉन इंटेक्ट स्किन के सारे कांटेक्ट में आए, तो आपको 0, 3, 7, 14, 28 पे इंजेक्शन लगाना है। 0, 3 का मतलब प्यारे दोस्तों, यहां कुत्ते ने काटा वो 0 दिन, इससे तीसरा, इससे 7वां, इससे 14वां, इससे 28वां। समझ में आई मेरी बात। और तीसरे नंबर का मतलब हो गया कि सर ऊजिंग ऑफ ब्लड, खून की नदियां बह रही है। अरे ध्यान रखिएगा, यहां क्या देखने को मिल रहा है, ऊजिंग ऑफ ब्लड, ऊजिंग ऑफ ब्लड, या जिसे बोल सकते हो मल्टीपल बाइट, कुत्ता नोच नोच के खा गया, मल्टीपल बाइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, या तो मल्टीपल बाइट हो जाए, मल्टीपल बाइट का मतलब कुत्ता सर नोच नोच के खा गया, मजा ले गया कुत्ते, अरे कुत्ता लूट लूट के खा गया। एआरवी का मतलब एंटी रेबीज वैक्सीन, एआरवी की फुल फॉर्म है एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन बताया जाता है। और वैक्सीन भविष्य के लिए होती है, वर्तमान के लिए नहीं। अगर लास्ट कैटेगरी लिखी है कि सर कुत्ता नोच नोच के खा गया, मल्टीपल बाइट में खा गया, अगर ऐसी कंडीशंस, हाँ इंट्राडर्मल में 4 डोज लगाते हैं बेटा। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, 0, 0, 3, 7 और 28 4 डोज वहां लगाए जाते हैं। क्लियर है। इंट्राडर्मल वाली कंडीशन में, और डर्मल लगता है 0.2 ml, तो वो 2 डोज लगते हैं, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 2 हर एक बार लगाएंगे। क्लियर है। लेकिन मार्केट में एक ही लाइन पूछे तो ये बोलना है, 14 इंजेक्शन वाला जमाना जा चुका है। यहां हो गया ऊजिंग ऑफ ब्लड का मतलब खून बह रहा है, या मल्टीपल बाइट, यहां आपको मरीज को एआरवी भी देना है और एआरएस भी देना है। एआरवी का मतलब एंटी रेबीज वैक्सीन और एआरएस का मतलब एंटी रेबीज सीरम, एंटी रेबीज सीरम क्या देना है, एंटी रेबीज सीरम देना है। और सीरम का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन से। जो प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सीरम दे रहे हो तो सीरम वाली कंडीशन के लिए अगर मैं बात करता हूं, ये भी एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन से, क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन से। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन कितना देते हैं, तो ये मार्केट में 2 प्रकार का आता है। 2 प्रकार का कौन सा आता है, तो ह्यूमन वाला और हॉर्स वाला। ह्यूमन वाला और हॉर्स वाला देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, जिसको 20 और 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के अनुसार लेते हैं। चेंज कंप्लीट नहीं हो तो क्या होता है, चेन कंप्लीट नहीं होने पे खतरा बढ़ता है, और तो क्या होता है, क्लियर। पढ़ाई नहीं करने से क्या होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, और तो क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एआरवी और एआरएस बता दिया। एआरएस का मतलब क्या, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे दिया जाता है, ये क्लियर हो गया। अननेसेसरी कमेंट ना करो बेटा, पढ़ने पे फोकस करो, तुम लोग ज्ञान ज्यादा देते हो। ये वाली चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद में अगर आपसे एग्जामिनर पूछे रेबीज फ्री जोन किसे बोला जाता है, अगर एग्जामिनर तुमसे पूछे कि बताओ रेबीज फ्री जोन, तो अगर रेबीज फ्री जोन की घोषणा कब होती है, लगातार 2 साल तक। प्यारे दोस्तों, लगातार 2 साल तक न तो इंसानों में और न जानवर में अगर रेबीज का केस आए, लगातार 2 साल तक न इंसानों में न जानवर में कोई केस आए, उस एरिया को रेबीज फ्री कहते हैं। तो अगर आपसे रेबीज फ्री कंट्री पूछी जाए, रेबीज फ्री कंट्री पूछी जाए, तो उसे ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। अरे उसे क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया। एकमात्र देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। और अगर तुम्हें इंडिया में पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, अगर तुम्हें इंडिया में पूछे तो आपको जवाब देना है अंडोमान निकोबार। क्या बोला जाता है, अंडोमान निकोबार बताया जाता है, निकोबार बताया जाएगा। इसको ही लक्षद्वीप बोल दो, लक्ष्य, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, लक्षद्वीप बोल दो। अरे इसी को पोर्ट प्लेयर बोल दो, पोर्ट प्लेयर,
पोर्ट ब्लेयर बोल दो। इसी के अलावा नया नाम जुड़ा है जिसका नाम है गोवा। हाँ, गोवा में बड़े बड़े कपड़े पहन के समुद्र के बीच में वादियों में घूमते वाले लोग, उनको नहीं होता है रेबीज, क्योंकि उनके पास खाने को बहुत सारी ऑप्शन है। कुत्ते तुम्हें क्यों खाएंगे? क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के ये सब एरिया में क्या है, समुद्री एरिया ज्यादा है, तो वहां इन चीजों का बचाव है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मोटे मोटे रूप में मेरे हिसाब से यूट्यूब की क्लास के इतिहास में रेबीज को पिछले 15 मिनट में धुआंधार तरीके से 360 डिग्री ने किया स्वाहा।